वेलकम टू डे 12 ऑफ कॉन्सेप्ट बूस्टर प्रोग्राम। आज हम ऑल्टरनेटिंग करंट सर्किट्स के टॉपिक्स पढ़ेंगे, जिसमें मुख्यतः एलसीआर सर्किट्स के बारे में पढ़ना है। इसमें पावर एसोसिएटेड विद एलसीआर सर्किट्स, ठीक है। और इससे रिलेटेड जितने भी टॉपिक्स होते हैं वो वॉटलेस करंट क्या है, आरएमएस वैल्यू करंट की क्या है, मीन वैल्यू कितनी है, वो सब चीज़। इसके अलावा हम ट्रांसफार्मर के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। और इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल्स काफ़ी सारे आते हैं एग्जाम में। एसी जनरेटर के बारे में काफ़ी सारे न्यूमेरिकल्स आते हैं, तो ये टॉपिक भी आज हम पढ़ने वाले हैं। सो डे 12 में मेनली ये टॉपिक्स हैं जो आज हम करने वाले हैं। बेटा अल्टरनेटिंग ईएमएफ है चाहे अल्टरनेटिंग करंट है, ये दोनों ही साइनोसॉइडल फंक्शन से रिप्रेजेंट किए जाते हैं। फॉर एग्जांपल ई इक्वल टू ई नॉट साइन ओमेगा टी, ये एक मोस्ट कॉमनली यूज्ड एक्सप्रेशन फॉर अल्टरनेटिंग ईएमएफ है। इसी तरह से अल्टरनेटिंग करंट का भी आई इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी। नॉर्मली हम लोग साइनोसाइडली इनको रिप्रेजेंट करते हैं, कॉस से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, इट्स अप टू यू, साइन कॉस दोनों चलेगा, ठीक है। इसमें ये जो होता है ये एंड ये आई नॉट एंड ई नॉट, ये इनकी पीक वैल्यूज़ होती हैं, राइट। और ये ई एंड आई, ये इनकी इंस्टंटेनियस वैल्यूज़ होती हैं। इंस्टंटेनियस का मतलब हुआ एट अ गिवन इंस्टेंट ऑफ टाइम। ओमेगा इसकी पल्सेटेंस होती है, यानी पल्स रेट होता है, और इसको हम एंगुलर फ्रीक्वेंसी भी कहते हैं। और ओमेगा 2 पाई एफ होता है, एफ इज़ फ्रीक्वेंसी ऑफ एसी, ठीक है। इसका जो मेजरमेंट होती है एसी की, वो एसी मीटर द्वारा की जाती है। एसी मीटर्स आर यूज्ड टू मेजर alternating current and alternating voltages, क्योंकि यहाँ पे अल्टरनेट करंट है, अल्टरनेटिव वोल्टेज है, इन दोनों को ही एसी मीटर से मेजर किया जाता है, जिन्हें हम हॉट वायर एमीटर्स एंड हॉट वायर वोल्ट मीटर के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। ये हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट पे काम करते हैं। करंट का आरएमएस वैल्यू याद रखें आई नॉट बाई √2 है, और इसी तरह से वोल्टेज का आरएमएस वैल्यू ये है, राइट। ये कुछ मुख्य बातें हैं। इसके अलावा एक होती है मीन वैल्यू, और जब हम कहते हैं मीन वैल्यू, हमारा मतलब होता है ओवर हाफ साइकिल, क्योंकि फुल साइकिल पे वैल्यू 0 हो जाती है, इसलिए मीन वैल्यू जब भी मेजर करें वो हाफ साइकिल के ऊपर होती है। तो आई मीन इज 2/π इंटू आई नॉट। इसी तरह से ईएमएफ का जो मीन वैल्यू है 2/π इंटू ई नॉट। सो दिस हाउ मीन वैल्यूज आर मेजर्ड। अब देखते हैं कि पावर कितनी होती है। पावर एसोसिएटेड विद एलसीआर सर्किट्स, और जब हम कहते हैं एलसीआर सर्किट, हमारा मतलब होता है एसी सर्किट, क्योंकि डीसी सर्किट्स में सी और आर, सॉरी एल एंड सी की कोई महत्व नहीं होता, उसमें सिर्फ आर कंसिडर होता है। तो सिर्फ एसी सर्किट्स हैं ऐसे जिसमें एल सी आर तीनों काउंट होते हैं, यानी इंडक्टेंस भी काउंट होती है, कैपेसिटेंस भी और रेजिस्टेंस भी। तो वो सर्किट जिसमें एल सी आर तीनों काउंट हो रहे हैं वो एसी सर्किट से होते हैं, इसलिए एसी सर्किट का या एल सी आर सर्किट एक ही बात है। तो हम देखते हैं कि व्हाट्स द एवरेज पावर। बेटा इसका फॉर्मूला आई आर एम एस और ई आर एम एस का प्रोडक्ट है, साथ में कॉस फाई। ये जो कॉस फाई है इससे हम कहते हैं पावर फैक्टर, ठीक है। तो ये पावर फैक्टर की वैल्यू देखे क्या होती है, आर अपॉन दिस एक्सप्रेशन। इसको शॉर्ट में हम ऐसे भी लिखते हैं R/Z, ठीक है। Z क्या है यहाँ पे, Z ये है R² और ब्रैकेट के अंदर इन दोनों के डिफरेंस का स्क्वायर, इसे कहते हैं इम्पीडेंस इन LCR सर्किट्स।
अब यहाँ कुछ चीज़ें आ रही हैं जिसमें ओमेगा एल है। ओमेगा एल का एक और सिंबल है एक्सएल, इसे कहते हैं इंडक्टिव रिएक्टेंस। और 1/ωc जिसे XC से डिनोट किया जाता है और इसे कहते हैं कैपेसिटिव रिएक्टेंस। ऑलराइट बेटा, आइए अब हम देखें फेज रिलेशनशिप बिटवीन वोल्टेज एंड करंट इन एलसीआर सर्किट्स। बेटा, जो फेज रिलेशन है ना करंट एंड वोल्टेज का, ये बहुत इंपॉर्टेंट है और इसके ऊपर काफ़ी सारे न्यूमेरिकल्स आते हैं। यानी कभी करंट आगे चलती है, वोल्टेज पीछे रहती है, कभी वोल्टेज आगे चलती है, करंट पीछे रहती है, बट बाय व्हाट एंगल इट हैपन्स, वो चीज़ जानने के लिए ये वाला ट्राइंगल याद रखें जिसे हम कहते हैं इम्पीडेंस ट्राइंगल। ठीक है, ये ट्राइंगल अगर आप जहन में रखें तो यू कैन सॉल्व मैनी प्रॉब्लम्स। जैसा कि यहाँ पे फाई इज़ द फेज डिफरेंस, तो मैं दिखा देता हूँ को tan फाई क्या होगा। इट विल बी ओमेगा एल माइनस 1/ωc होल बाई आर। तो ये है फाई जो कि फेज डिफरेंस है बिटवीन वोल्टेज एंड करंट इन एनी एलसीआर सर्किट। और इसी डायग्राम से आप पावर फैक्टर भी याद रख सकते हैं क्योंकि वो होता है cos phi which is r by z, as you can see r by z is cos phi, राइट। तो ये एक ट्राइंगल बना के आप इस तरह के फॉर्मूले आसानी से लर्न कर सकते हैं। बेटा, एसी सर्किट्स में बड़ा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट आता है जिसे हम कहते हैं वॉटलेस करंट का। इसको हम आइडल करंट भी कहते हैं। ये क्या होती है? ये ऐसी करंट है जिसकी वॉटेज ज़ीरो होती है। ये कैसे संभव है? बेटा, ये वो सर्किट है जिसमें सिर्फ और सिर्फ रिएक्टेंस होगी। सो हम कह सकते हैं द प्योरली रिएक्टिव सर्किट्स कैरी ज़ीरो पावर और ये द कंज्यूम ज़ीरो पावर। ऐसा क्यों? क्योंकि कॉस फाई जो है ना वो ज़ीरो होता है इन केस ऑफ एक्स एल एंड एक्स सी, यानी जिस किसी सर्किट में इंडक्टिव रिएक्टेंस हो या फिर कैपेसिटिव रिएक्टेंस हो या दोनों ही हो, इसके अलावा और कुछ ना हो, यानी रेजिस्टेंस ज़ीरो हो। दैट इज़ हम कहें रेजिस्टेंस जिसका ज़ीरो है, रेजिस्टेंस नहीं होना चाहिए। तो कैपेसिटिव रिएक्टेंस या इंडक्टिव रिएक्टेंस यही हो जिसमें, तो उसमें ये ज़ीरो हो जाता है। इसके पीछे रीज़न क्या है? बिकॉज फाई इस पे प्लस माइनस π/2 रहता है। इंडक्टर के केस में करंट लैग करती है π/2 और कैपेसिटर के केस में लीड करती है बाई एंगल π/2। तो लैग है तो नेगेटिव, लीड है तो पॉजिटिव, तो π/2 का कॉस हमेशा ज़ीरो होता है। तो ऐसे सर्किट्स में पावर कंज्यूम ही नहीं होती है, इसलिए इसे वॉटलेस करंट कहते हैं। ऐसे एक और इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट आता है इसी सर्किट्स में, वो है रेजोनेंस। रेजोनेंस वो है जब ये और ये यानी इंडक्टिव रिएक्टेंस कैपेसिटिव रिएक्टेंस आपस में इक्वल हों। इक्वल होने की वजह से ये आपस में कैंसिल हो जाते हैं और टोटल रिएक्टेंस ज़ीरो हो जाती है, तो ज़ीरो रिएक्टेंस हो जाती है। नाउ व्हाट आई मीन, देखें tan फाई जो है ना, इट इज़ गिवन बाय दिस फार्मूला। ये क्या है? दरअसल ये एक्सएल और एक्सी तो है न्यूमरेटर में। जब हमने कहा ये इक्वल है, इक्वल होने से ये कैंसिल हो गए, तो जीरो एनीथिंग इज जीरो, tan फाई टर्न्स टू बी ज़ीरो। तो फाई कितना होगा? 0 डिग्री। इसका मतलब है ये प्योरली रेजिस्टिव सर्किट बन जाता है। इसमें सिर्फ रेजिस्टेंस रह जाती है, यानी रेजिस्टेंस इसमें ज़ीरो नहीं है। बाकी एक्सएल और एक्ससी आपस में डिफरेंस की वजह से ज़ीरो जाते हैं। क्यों? क्योंकि वो इक्वल हैं। इस तरह के कंडीशन को हम कहते हैं रेजोनेंस। रेजोनेंस में जो करंट होती है ना वो मैक्सिमम होती है, ये भी याद रखें। ग्राफिकली हम समझा देते हैं आपको। ये देखो ग्राफ, ये है फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी को प्लॉट किया गया अगेंस्ट वेरियस अदर पैरामीटर्स, लाइक जेड को मैं कंपेयर करूं तो जेड जो है, जेड मिनिमम हो जाता है, यानी इम्पीडेंस मिनिमम हो जाती है फ्रीक्वेंसी जब रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी हो। तो ये रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी F0 दिखाया मैंने, ठीक है।
ये जो है एक्सएल, एक्सएल यानी इंडक्टिव रिएक्टेंस, इसकी वैल्यू लगातार बढ़ती है एफ के साथ। तो इसका ग्राफ ये जाता है ऐसे, ये एक्स एल का ग्राफ है, ये जेड का ग्राफ था। अब देखते हैं कि व्हाट हैपन्स टू एक्स सी। एक्स सी जो है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, बिकॉज एक्स सी 1/2 पाई एफ सी होता है। तो उसका ग्राफ यूं जाता है। ये सभी ग्राफ आप देख रहे हैं इस पॉइंट पे मिल रहे हैं। तो ये एक्स सी का ग्राफ है। अब एक ही चीज़ बच गई जिसका ग्राफ नहीं बनाया, वो है आर। तो बेटा आर का फ्रीक्वेंसी से कोई लेना देना नहीं, आर का ग्राफ सीधे जाता है। इसका मतलब सभी ग्राफ जहाँ पे मिल रहे हैं वो आर का वैल्यू है। इसका मतलब है जेड भी आर के बराबर बन जाता है रेजोनेंस पे आके, क्योंकि रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी पे दिखाया मैंने ग्राफ। एक्सएल भी आर के बराबर है, एक्सी भी आर, एवरीथिंग इज इक्वल टू आर, यानी सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे क्या बचता है, आर बचता है रेजोनेंस पे। इस वक्त हम दिखाते हैं कि यहाँ पे करंट को क्या हो जाता है, करंट बिकम्स मैक्सिमम, और वो मैक्सिमम करंट एक तरह से पीक दिखाता है यहाँ पे। ये इस जगह पे ये करंट है, ये करंट मैक्सिमम हो जाता है, राइट। आइए अब हम ट्रांसफार्मर के बारे में पढ़ें। जो ट्रांसफार्मर होता है बेटा, ये ट्रांसफार्मर स्टेप अप एंड स्टेप डाउन होते हैं, राइट। तो ट्रांसफार्मर में एक फॉर्मूला है जो बहुत काम आएगा आपको, बहुत सारे न्यूमेरिकल्स हो जाएंगे। वो है ई आई। ये जो है ना, ये है प्राइमरी का ई और आई, और ये है सेकेंडरी का ई एन आई। इसका मतलब है ई एम एफ अक्रॉस प्राइमरी ये है, ई एम एफ अक्रॉस सेकेंडरी ये है, करंट अक्रॉस प्राइमरी ये है, और करंट अक्रॉस सेकेंडरी ये है। तो हम ये लिख सकते हैं ई एस बाई ई पी इज इक्वल टू आई पी बाई आई एस। वाई सो? बिकॉज दे आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल। आपको यहाँ नजर आ रही हो, ठीक है। तो इसके आगे एक चीज़ और है जिसे हम लिखेंगे एन एस बाई एन पी। ये फॉर्मूला याद रखिए, कमिट टू मेमोरी, ये बहुत सारी जगहों पे काम आएगा। यहाँ पे एन एस है नंबर ऑफ टर्न्स इन सेकेंडरी कॉइल, राइट, और एनपी है नंबर ऑफ टर्न्स इन प्राइमरी कॉइल। ये जो एन एस बाई एन पी है, इसका नाम है टर्न्स रेशो, और इसे एक और नाम सभी जानते हैं हम लोग, ट्रांसफॉर्मेशन रेशो। तो ट्रांसफॉर्मेशन रेशो कहें या टर्न्स रेशो कहें, एक ही बात है। और मैथमेटिकली इसको हम के से डिनोट करते हैं, ठीक है। तो हम लिख सकते हैं, अगर के जो है ग्रेटर देन 1 है, ये स्टेप अप ट्रांसफार्मर बन जाएगा, राइट। और अगर ये लेस देन 1 है, ये स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर बन जाएगा। तो इस तरह से जो न्यूमेरिकल्स होंगे उसमें ये कॉन्सेप्ट लगेगा टर्न्स रेशो का। और ये एक इसमें एफिशिएंसी ऑफ ट्रांसफार्मर भी एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, एफिशिएंसी ऑफ अ ट्रांसफार्मर। कई बार इसकी कैलकुलेशन भी पूछी जाती है। तो एफिशिएंसी क्या होती है, आउटपुट बाय इनपुट इनटू 100, ये एफिशिएंसी का सिंबल ईटा। तो आउटपुट का मतलब हुआ सेकेंडरी का पावर, तो ई एस आई एस, और इनपुट हुआ प्राइमरी का, तो ई पी आई पी। 100 से मल्टीप्लाई करें और ये फॉर्मूला दिखाएगा एफिशिएंसी ऑफ ट्रांसफार्मर। मेरा नेक्स्ट टॉपिक जो हम डिस्कस करने वाले हैं एसी जनरेटर, ठीक है। एसी जनरेटर को हम डायनमो भी बोलते हैं। तो ये एसी डायनमो भी कहा जाता है इसको। इसमें एसी जनरेट होती है, राइट। तो इसका जो फॉर्मूला है जो आपने याद रखना है, वो है इक्वल टू एन ए बी ओमेगा साइन ओमेगा टी। ये फॉर्मूला है। जैसा कि आप जानते हैं, दिस इज द ईएमएफ obtained across the AC dynamo। n क्या है, number of turns in the coil of the generator।
ए इज एरिया ऑफ आर्मेचर, क्योंकि आर्मेचर पे लपेटा हुआ है कॉइल को, तो एरिया ऑफ द कॉइल भी कह सकते हैं इसको, आर्मेचर कॉइल भी कह सकते हैं। बी क्या है, दिस इज मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ, जो आपने यूज किया मैग्नेट, वहां पे हॉर्सशू मैग्नेट का इस्तेमाल होता है। ओमेगा क्या है, ओमेगा है एंगुलर स्पीड एट विच द कॉइल इज बीइंग रोटेटेड, तो एंगुलर स्पीड विद विच आर्मेचर इज बीइंग रोटेटेड। तो इसमें सभी टर्म्स आपने समझ लिखे हैं, एन ए बी ओमेगा। ये एन ए बी ओमेगा को हम पीक वैल्यू ऑफ ईएमएफ भी कहते हैं। एन ए बी ओमेगा ये ई नॉट भी है, इट इज पीक वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिंग ईएमएफ, इसलिए ई इक्वल टू ई नॉट साइन ओमेगा टी, ये भी एक एक्सप्रेशन बन जाता है एसी जनरेटर के आउटपुट का। तो आइए बेटा कुछ क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। लेट्स टेक अप क्वेश्चन फर्स्ट। इंस्टैंटेनियस वैल्यू ऑफ करंट एंड वोल्टेज आर गिवन, ये करंट का वैल्यू दिया है और ये वोल्टेज का दिया है, बताओ फेज डिफरेंस कितना होगा। बेटा इसमें एक चीज़ ध्यान से देखने वाली है कि ये तो साइन में है और ये कॉस में है, साइन को भी कॉस में कन्वर्ट करें फिर ही कंपैरिजन होगा, या कॉस को साइन में कन्वर्ट करें तो कंपैरिजन किया जा सकता है। आई चूज टू कन्वर्ट साइन इंटू कॉस बिकॉज ये थोड़ा आसान है। आई इक्वल टू 4 साइन ओमेगा टी, क्या इसको हम यूं लिख सकते हैं, कॉस ओमेगा टी माइनस पाई बाई 2 लिखा जा सकता है ना ऐसे। अब इसको कंपेयर करें इस ईएमएफ वाले एक्सप्रेशन के साथ, विच इज 100 कॉस ओमेगा टी प्लस पाई बाई 3। अब फेज डिफरेंस का मतलब हुआ इन दोनों की जो फेजेस हैं वो मैं यहाँ पे मार्क करूँगा अभी, ये और ये, इनका डिफरेंस लेना है, यानी पाई बाई 3 में से नेगेटिव पाई बाई 2 को माइनस करिए, बिकॉज ये माइनस है तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, सो पाई बाई 3 प्लस पाई बाई 2, और आप समझ गए ये 6 हो गया, ये 5 पाई आएगा, तो ये फेज डिफरेंस 5 पाई बाई 6, तो ये थर्ड ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन, ये हम लिख देते हैं, दिस इज द आंसर। तो आइए बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सेकंड, कॉइल की रेजिस्टेंस दी गई है, आई राइट हियर 200 ओम, और उसके सेल्फ इंडक्टेंस भी है, यानी एल का वैल्यू भी दिया है 1 हेनरी। इसका कनेक्शन दिया गया एसी सोर्स जिसकी फ्रीक्वेंसी ये है, तो मैं लिखूंगा एफ 200 डिवाइड बाई 2 पाई हर्ट्स। अब बताओ फेज डिफरेंस करंट और वोल्टेज में। बेटा करंट और वोल्टेज में फेज डिफरेंस का फॉर्मूला जो हम जानते हैं वो ये है, ये सीखा ना आपने। इसमें कैपेसिटेंस तो नहीं है इसलिए इसको छोड़ दो, तो सिर्फ हम लिखेंगे जो एक्सप्रेशन उसमें क्या आएगा, ये वाला पार्ट ओनली कंसिडर होगा, ये वाला, ठीक है, बिकॉज कैपेसिटेंस तो इसमें एग्जिस्ट ही नहीं करता है, क्वेश्चन के अंदर मेंशन्ड नहीं है। तो ओमेगा एल को 2 पाई एफ एल लिखा जा सकता है डिवाइड बाई आर, लगाओ वैल्यूज, 2 पाई इंटू फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी कितनी है 200 बाई 2 पाई, राइट, और एल एल की 1 है वैल्यू, वो यहाँ से देखा हमने, डिवाइड बाई आर विच इज़ 200, करे सिंप्लीफाई, ये चला गया ये चला गया, 200 बाई 200 1 होता है, तो 10 5 1, तो 5 हम जानते ही हैं, फिर 45 का होता है 1, तो ये आंसर होगा। ये ऑप्शंस में देख लेते हैं, 45 थर्ड ऑप्शन में है, ठीक है, तो ये ऑप्शन थर्ड है। आइए इससे मिलता जुलता एक सवाल और देखते हैं जिसमें रेजिस्टेंस आपको दिया गया है 1 ओम, इंडक्टेंस एल ये है 0.01, जिसको मैं लिखूंगा 0.01 को 10 पावर माइनस 2 हेनरी, ठीक है ना, ऐसे लिखा जा सकता है 10 की पावर में, और इसमें ईएमएफ है 200 वोल्ट है ये गिवन, और फ्रीक्वेंसी 50 हर्ट्ज, फेज डिफरेंस पूछा जा रहा है। बेटा इस पर भी आप गौर से देखें, इसमें एल और सी की ही बातें हो रही हैं, सो मैं
स्ट्रेट फॉर्मूला ऐसे ही लिखूंगा, इसको अब 2πf ऐसे कर सकते हैं, ओमेगा को लगाओ वैल्यूज 2 पाई इंटू एफ, एफ फॉर फ्रीक्वेंसी कितनी है 50 हर्ट्स, ये लिखा मैंने, इंटू एल वो है 10⁻⁻², तो ये लिख दिया 10⁻⁻² अपॉन रेजिस्टेंस वो बेटा 1 ओम, नजर आ गया यहाँ पे हमें। तो ये पाई है और ये 100 है और ये इतना। अब सिंपल कैलकुलेशन आपको दिखा रही है, बाय इंस्पेक्शन ओनली देख के पता चल रहा है कि ये और ये कैंसिल हो जाएंगे, क्या बचेगा, सिर्फ पाई बचेगा। तो tan फाई जो है वो पाई आएगा। यह ऑप्शन देखें तो उसने पूछा था ईएमएफ और उसके बीच में फेज डिफरेंस कितना होगा, तो tan इनवर्स के टर्म में आंसर आएगा tan इनवर्स ऑफ पाई, दैट इज द आंसर। अब देख लीजिए tan इनवर्स पाई, ये फर्स्ट ऑप्शन है। सो दिस इज आवर आंसर टू दिस प्रॉब्लम। तो बेटा आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, फोर्थ क्वेश्चन। एक जनरेटर का ये आउटपुट दिया गया है, तो आई राइट हियर V इक्वल टू 240 साइन 120t। इसका आपसे पूछा जा रहा है आरएमएस वैल्यू बताओ, इसका फ्रीक्वेंसी बताओ। बेटा हम अच्छी तरह जानते हैं कि ये V इक्वल टू V0 साइन ओमेगा टी स्टैंडर्ड एक्सप्रेशन होता है। इनको आप कंपेयर करें आपस में तो आंसर आसानी से ढूंढ सकते हैं। एक तो कि V0 कितना है 240, लेकिन हमें आरएमएस वैल्यू पूछी गई है, वो होता है डिवाइड बाय √2 करने से। एंड इफ़ यू डिवाइड 240 बाय √2 एंड सिंप्लीफाई इट, तो ये लगभग 170 वोल्ट आ जाएगा, राइट। तो एक तो आंसर ये आ गया। इसके अलावा हमें एक चीज़ और पूछी गई थी, इसमें फ्रीक्वेंसी भी बतानी है। फ्रीक्वेंसी बेटा, फ्रीक्वेंसी के लिए आपको ओमेगा को 120 से कंपेयर करना पड़ेगा, ठीक है। तो ओमेगा इज 120, ये 2πf, 120f क्या आ गया 120/2π। जब इसको इससे डिवाइड करेंगे ये लगभग 19 हर्ट्ज आता है। अब देखें कौन सा है ऑप्शन जिसमें 19 हर्ट्ज और 170 हो, तो ये 19 हर्ट्ज एंड 170 ऑप्शन थर्ड में है। सो आवर आंसर इज थर्ड ऑप्शन, राइट। बेटा आइए नेक्स्ट क्वेश्चन फिफ्थ देखते हैं। इस पे फ्रीक्वेंसी 50 हर्ट्ज है, ये मैंने लिख दिया 50 हर्ट्ज, और 10 एम्पियर करंट है। ये आरएमएस वैल्यू है आई आरएमएस, दिस इज 10 एम्पियर, ठीक है। टाइम टेकन बाय द अल्टरनेटिंग करंट इन रीचिंग फ्रॉम 0 टू द मैक्सिमम वैल्यू। इसका मतलब मैं ग्राफ बनाऊंगा एक, ये होता है ना ऐसे, तो 0 यहाँ पे है, ये मैक्सिमम है I0। इसको कितना टाइम लगता है, यानी यहाँ से यहाँ तक तो टाइम पीरियड t है, तो ये हाफ t हो गया, तो ये t/4 है। तो ये समय जो यहाँ 0 से इसको मैक्सिमम बनाने में लगता है वो t/4 है, where t is the टाइम पीरियड। तो हम ये नोट रखेंगे यहाँ पे, ओके। इसमें एक चीज़ ध्यान देने वाली है कि हम इसकी कैलकुलेशन में फ्रीक्वेंसी का इस्तेमाल करें, टाइम पीरियड का नहीं। तो t होता है 1/फ्रीक्वेंसी, ये वैल्यू पुट कर दो यहाँ पे, तो t कैपिटल के बजाय 1/f, और साथ में 4 तो है ही है। तो ये कॉन्सेप्ट इस्तेमाल करेंगे आगे चल के। आपसे पूछा गया ये टाइम कैलकुलेट करके दिखाओ, तो f की वैल्यू अभी भी देखी हमने 50 हर्ट्ज से, तो यहाँ पे ये इंटू 50 ये आ गया, ये 0.5 और 10⁻⁻², जिसको कि हम 5 मिली सेकेंड्स भी कह सकते हैं। तो आगे देखते हैं ऑप्शन में कैसे लिखा है। इन्होंने यहाँ पे ऐसे नहीं लिखा, इसको 10⁻⁻³ सेकेंड यूं करके लिखा है, राइट। तो 5 × 10⁻³ तो ये देख लो 5 × 10⁻³ ऑप्शंस में अवेलेबल है, 2 ऑप्शंस में इनफैक्ट। तो अब सेकेंड पार्ट प्रॉब्लम करेंगे तो हमें क्लियर हो जाएगा हमारा ऑप्शन कौन सा है। थर्ड और फोर्थ में से फिलहाल टाई चल रहा है दोनों में,
5×10⁻³ अवेलेबल है, राइट। सेकंड चीज़ क्या ढूंढी थी इस क्वेश्चन में, पीक वैल्यू पूछी गई थी आपसे, इसका आरएमएस वैल्यू दे तो पीक वैल्यू बताओ। हम जानते हैं कि आई आर एम एस आई नॉट बाई √2 होता है, तो पीक वैल्यू इज आई आर एम एस इंटू √2, और आई आर एम एस की वैल्यू ये देखो 10 एम्पियर इट्स गिवन टू अस, और √2 कितना होता है 1.414, तो ये 14.14 एम्पियर्स ये आ गया पीक वैल्यू। तो 14.14 और 5×10⁻³ ये जिसमें होंगे वही हमारा आंसर होगा, तो ये फोर्थ ऑप्शन में है ना। सो हम कह सकते हैं दैट ऑप्शन 4 इज आवर आंसर। आई बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन 6। आरएमएस करंट दिया है 5 एम्पियर, यानी आई आर एम एस इज 5 एम्पियर्स, और फ्रीक्वेंसी 50 हर्ट्स। ये इतने सेकेंड, यानी टाइम इज गिवन टू बी 1/300 सेकेंड्स। ये तीन चीज़ें दी हैं, और करंट का जो स्टैंडर्ड फार्मूला है एसी का वो हम लिख लेते हैं sin ω t। क्या इसको हम आई आर एम एस के टर्म में लिख सकते हैं, बिकॉज यू नो आई नॉट बाई √2 होता है आई आर एम एस, तो यहाँ से हम आई नॉट की जगह पे क्या लिखेंगे आई आर एम एस, और साथ में √2 लिखेंगे, ये sin 2πf इंटू टी यूँ लिख लो। लेट्स स्टार्ट मेकिंग सब्सटीट्यूशंस। आई जो है एज सच ये आई आर एम एस अभी बताया 5 एम्पियर है, आई राइट हियर 5, साथ में √2, ये चीज़ आ गई यहाँ से, है ना। तो मैंने इतना लिख लिया यहाँ पे। अब है sin 2π, फ्रीक्वेंसी इज 50, तो इंटू 50 कर दीजिए, साथ में टी इज़ 1/300, तो 1/300। इस तरह से मैंने साइन के साथ सारी वैल्यूज़ अटैच कर दी हैं। ऑलराइट, आगे बढ़ते हैं। इट इज़ नाउ 5√2 साइन ऑफ, ये कितना बन गया 50, और ये मिलके 100, और नीचे 300, 0 2 चले गए, ये π/3 बचता है एज यू कैन सी। और ये जो है एक्सप्रेशन, इसमें साइन π/3 कितना होता है √3/2। फर्दर सिंप्लीफाई करो, 5√3, और ये यूँ आएगा ना नीचे, बिकॉज वो √2 से कैंसिल हो रहा है, तो अल्टीमेटली हम कह सकते हैं 5 × 3/2 शुड बी आवर आंसर। और ये चीज़ क्या थी करंट, इसलिए अब हम इसको कहेंगे इतना एम्पियर हमारा आंसर है। लेट्स चेक आउट 5√3/2, 5√3/2 इज ऑप्शन बी, सो हम कहेंगे ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। आई बेटा क्वेश्चन 7 देखें, इसमें ट्रांसफार्मर की बात की जा रही है, इसकी एफिशिएंसी 90% है, और उसको जो सप्लाई दी जा रही है वो 3 किलोवाट है। इसका मतलब है ना जो उसकी आउटपुट पावर होगी वो 90% होगी किसकी, इस 3 किलोवाट की। तो लेट्स चेक आउट ये कितना बनता है 90%, 3 किलोवाट यानी 3000, है ना। तो ये 2 0 चला गया, 2700 वाट है ये। और हम जानते हैं आउटपुट पावर होती क्या है, E/I सेकेंडरी वाला, ES/IS। तो ये हमारा एक्सप्रेशन आ रहा है आउटपुट पावर का। तो ये करंट इन द सेकेंडरी कॉइल जो है ये 6 एम्पियर गिवन है, इसका मतलब है ये इंटू 6 आ रहा है, तो EMF अक्रॉस सेकेंडरी विल बी 2700 डिवाइड बाई 6। इसको करें सिंप्लीफाई, तो बेटा ये बन गया 450 वोल्ट। ये सेकेंडरी का EMF है, EMF अक्रॉस सेकेंडरी। इसमें देखिए दो बातें पूछी गई थी आपको इस क्वेश्चन में। अब वोल्टेज अक्रॉस द सेकेंडरी वो तो हमने मालूम कर ली, एंड करंट इन द प्राइमरी कॉइल ये भी पूछा गया कि करंट इन द प्राइमरी कॉइल बताइए कितनी है। इसके लिए यहाँ देखना पड़ेगा, ये बताया था कि 200 वोल्ट जो है इस पे एक काम कर रहा है, यानी ये EMF अक्रॉस प्राइमरी कॉइल है, और ये इसका इनपुट पावर है। तो फिर से एक बार लिख लेते हैं,
पावर जो होता है इनपुट पावर वो ई इंटू आई प्राइमरी कॉइल वाला है, ठीक है। और इनपुट पावर की वैल्यू 3 किलोवाट, तो आई राइट 3000। प्राइमरी का जो वैल्यू है वोल्टेज का वो 200 गिवन, तो ये देख लो 200। और प्राइमरी का करंट अब पूछ रहे हैं आपसे कितना है, तो ये 2 0 तो चला गया, तो ये 30/2 दैट इज़ 15 एम्पियर्स। तो बड़ा हमारे दो ऑप्शन दो आंसर हैं इसके। एक तो 450 वोल्ट होना चाहिए और 15 एम्पियर होना चाहिए। अब देखते हैं ये हमारा बी ऑप्शन आ रहा है, क्योंकि इसमें 450 वोल्ट है और 15 एम्पियर है। 450 वोल्ट ये आ गया, 15 एम्पियर ये आ गया, हेंस आवर ऑप्शन इज बी एंड आई राइट हियर बी इज द आंसर। बेटा क्वेश्चन 8 देखते हैं। इसमें आपको कहा जा रहा है पावर फैक्टर मालूम करिए। हम जानते हैं पावर फैक्टर होता है R/Z, जिसका मतलब हुआ कि Z की जगह मुझे लिखना होगा R² और यहाँ पे ओमेगा L - 1/ओमेगा स्क्वायर होल स्क्वायर। तो ये जितने भी इसमें फैक्टर्स दिए हैं ये सारी वैल्यू मालूम हो तो हम P निकाल सकते हैं। आइए चेक करते हैं क्या क्या गिवन है यहाँ पे। ये 31 ओम क्या है, इसका रेजिस्टेंस है, तो ये लिख दिया मैंने यहाँ 31 ओम। तो इसका सॉरी इंडक्टिव रिएक्टेंस है ये, इट्स नॉट रेजिस्टेंस बट इंडक्टिव रिएक्टेंस की वैल्यू यानी XL 31 ओम है और रेजिस्टेंस है 8 ओम, तो रेजिस्टेंस इज 8 ओम। इसके बाद कैपेसिटिव रिएक्टेंस 25 ओम है, XC का वैल्यू 25 ओम है। AC सोर्स 110 वोल्ट का है, उसकी ज़रूरत नहीं हमें यहाँ पे। ये वैल्यूज़ यहाँ लगाते हैं तो P इज़ R की जगह ये लिखेंगे R² यानी 8 का स्क्वायर प्लस ये ओमेगा L यानी XC का दूसरा नाम, सॉरी XL का दूसरा नाम, वो कितना है 31 लिखा, और 1/ओमेगा C यानी XC का दूसरा नाम वो 25 है, फिर होल स्क्वायर। अब जिनको ये नहीं पता चला आई राइट हियर कि ये जो है XL है, ऑल राइट, और ये XC है, तो इसलिए अब XL और XC की वैल्यू इसमें हमने लगा दी है। ऑल राइट, आगे बढ़ते हैं, सिंप्लीफाई करते हैं। 8 डिवाइड बाई ये क्या हुआ 8 का स्क्वायर 64 और उधर 6 का स्क्वायर है ना, तो इट बिकम्स नाउ 64 + 36 जो कि 100 है नीचे डिनोमिनेटर में, 100 का स्क्वायर रूट 10 होता है, 0.8 बना, तो पावर फैक्टर जो है ये 0.8 बनता है। ऑप्शंस देख लीजिए 0.80 यानी सी ऑप्शन, ठीक है, सो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। तो बेटा अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 9th। एक एसी सर्किट है जिसमें ईएमएफ ये दिया गया है, राइट, तो आई राइट हियर ईएमएफ इज 200√2 sin 100t। स्टैंडर्ड एक्सप्रेशन से कंपेयर करें जो कि ये होता है, इससे हमें पता चला कि ई नॉट यानी इसका पीक वैल्यू 200√2 है, ऑफ कोर्स वोल्ट में है ये, एंड ओमेगा इज 100, तो 100 इसकी वैल्यू आ गई एंगुलर फ्रीक्वेंसी की, राइट, तो ये रेडियन पर सेकंड में आएगा, यहाँ तक हमें पता चलता है। कैपेसिटर की कैपेसिटेंस 1 माइक्रोफैरड, तो इट इज़ 1 माइक्रो यानी इतना, तो XC क्या होता है 1/ओमेगा C, 1 डिवाइड बाई ओमेगा, ओमेगा आपके सामने 100 है, और C 10⁻⁻10 है, ये 10⁻⁻4 ऊपर जाके +4 बनेगा, तो XC की वैल्यू इतने ओम आ गई, ठीक है। तो पहली बात तो ये क्लियर हुई कि XC की वैल्यू हमारे पास है। अब ये है तो हम करंट मालूम करेंगे, फिर उसकी RMS वैल्यू भी निकालेंगे। एज यू नो ERMS जो है इज इक्वल टू IRMS,
इंटू XC, ये मैंने एक तरह से ओम्स लगाया, V इक्वल IR, उसी ढंग से ये एक्सप्रेशन लिखा है। अब ERMS, ये हमारे सामने पीक वैल्यूज़ है ना, तो पीक वैल्यू RMS के टर्म में ऐसे एक्सप्रेशन है दैट यू नो, और ये XC। ऑलराइट, नो लेट्स मेक सब्स्टिट्यूशंस। ये देखो E0 का वैल्यू 200√2 है, तो ये 200√2, नीचे √2 ये भी है, IRMS तो लिखना ही है, और XC का वैल्यू ये 10⁴ है, ये भी थोड़ी देर पहले हमने डिराइव किया था। सो दिस कैंसल्स, तो 200 डिवाइड बाई 10⁴ ये आ रहा है IRMS। फर्दर इसको सिंप्लीफाई कर लीजिए IRMS को, तो ये 2 इंटू 10⁻⁻2 आएगा एम्पियर्स, ठीक है। तो ये कितना होता है, इसको अगर लिखना हो मिली एम्पियर्स में, बट 20 इंटू ऐसा लिख सकते हैं ना, विच इज़ 20 मिली एम्पियर्स। तो 20 मिली एम्पियर हमारा आंसर है, ये IRMS वैल्यू है, क्योंकि क्वेश्चन में यही पूछा गया था ना, IRMS बताओ। तो ये देखिए कौन सा ऑप्शन है, तो सॉरी ये नहीं है इसमें, ये 20 मिली एम्पियर्स, सी ऑप्शन, ये हमने ये निकाला है 20 मिली एम्पियर, सी ऑप्शन, दैट्स द आंसर। चलिए बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। 100 ओम रेजिस्टेंस गिवन है, तो R इज 100 ओम, कैपेसिटर की रिएक्टेंस भी 100 ओम है, यानी XC का वैल्यू 100 ओम है। इसको रखा गया है एक 220 वोल्ट सोर्स के साथ, यानी वो उसका RMS वैल्यू 220 वोल्ट है। पीक वैल्यू बताने को कहा गया है, तो बेटा पीक वैल्यू जो होती है उसके लिए पहले तो मुझे IRMS तलाश करना पड़ेगा, फिर जाके पीक वैल्यू ढूंढेंगे। तो देखें इम्पीडेंस देखो, पहले इम्पीडेंस X L नहीं है इसमें, XC है सिर्फ, तो XC का स्क्वायर आप समझते हैं ना, XL माइनस XC होल स्क्वायर, XL डज नॉट एग्जिस्ट, इसमें कहीं मेंशन नहीं है, तो वैल्यू लगा लो R, नहीं देखो ये दोनों 100 है, तो ये 100 स्क्वायर प्लस 100 स्क्वायर, ये 100√2 आ जाता है। Z का वैल्यू इतने ओम आ गया है ना, तो IRMS इज ERMS डिवाइड बाई Z, ये अब जानते हैं। अब ERMS 220 डिवाइड बाई Z आपके सामने 10√2, सॉरी 100√2, तो इसको करें सिंप्लीफाई। लेकिन हम जानते हैं कि जो IRMS है वो I0/√2 होता है ना। अब इन दोनों एक्सप्रेशंस को कंपेयर करते हैं, 220 और 100√2 शुड बी इक्वल टू I0/√2, ये हो गया कैंसिल, तो I0 बिकम्स नाउ, ये 0 इधर भी काट दो, ये 22/10 दैट्स 2.2 एम्पियर्स, तो ये है इसका पीक वैल्यू, बिकॉज हमें तो पीक वैल्यू पूछा गया था यहाँ पे, the peak value of the displacement current, so this is 2.2 amperes, और देख ले कौन सा ऑप्शन है 2.2 एम्पियर, ऑप्शन A, so I'll write here A is the correct option। तो बेटा आज की डिस्कशन ख़त्म हुई। इस वीडियो को अच्छी तरह देख लें, ध्यान से देख लें और सभी क्वेश्चन समझें, और फिर इन्हीं के ऊपर बेस्ड है असाइनमेंट जो आपको भेजी जा रही है, उस असाइनमेंट के सारे सवाल अटैम्प्ट करें, और जो आपसे नहीं हो पाएंगे वो आप नेक्स्ट मीटिंग में हमसे पूछ सकते हैं। टिल देन, गॉड ब्लेस यू ऑल, टेक केयर।